पिछले 2 साल से वार्ताओं के दौर और लद्दाख में धूल चाटने के बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लंबे वक्त से जारी तनाव के बावजूद चीन ने भारत से पंगा लेने का नया ब्रिज तैयार कर दिया है। आखिर इस ब्रिज के निर्माण के पीछे चीन की असल मंशा क्या है और ये भारत के लिए कितनी चिंता का विषय है? पेंगोंग लेक पर चाइनीज ब्रिज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में इन सभी सवालों का जवाब दर्ज है। ये कोई आम सैटेलाइट तस्वीरें नहीं है, बल्कि लद्दाख में चीन की साजिशों के ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं। जो पैंगोंग झील पर एक ब्रिज का अवैध निर्माण करने में जुटा है, जो 8 मीटर चौड़ा और 315 मीटर लंबा है। 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पुल निर्माण में लगे चीनी मजदूर और इंजीनियर एक भारी क्रेन की मदद से कंक्रीट स्लैब और खंभों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज तक को मिली इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने वाला यह ब्रिज उस क्षेत्र में बन रहा है जो 1958 से चीन के कब्जे में है। Government has been monitoring this activity closely. This bridge is being constructed in areas that have been under the illegal occupation by China for around 60 years now. As you're well aware, India has never accepted such illegal occupation. इन सैटेलाइट तस्वीरों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीरों से मैच करने पर पता चलता है कि चीन ने पैंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक से पिछले साल सितंबर में इस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था। 4 महीने में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साउथ बैंक की तरफ पुल का सिर्फ कुछ मीटर निर्माण कार्य ही बाकी बचा है। चीन की एक ऐसी चाल है जिस पर खास नजर रखने की जरूरत है और वह है पेंगोंग लेक पर एक ब्रिज का निर्माण जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आया हुआ है। इस पे स्पष्ट पता चलता है कि चीन एक तरफ तो भारत के अक्साई चीन इलाके में जहां पर उसने कब्जा कर रखा हुआ है, उसमें अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जिसका मुख्य मुद्दा मिलिट्री है। उसका कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट लेना देना नहीं है। तो यह जो पेंगोंग लेक के नॉर्थ एंड साउथ बैंक को जोड़ने वाला जो ब्रिज बनाया गया है, उसकी मदद से उसको सामरिक महत्व में मामले में बहुत फायदा मिलेगा और हमने जो काम कैलाश रेंज को ऑक्युपाई करने के लिए किया था, शायद उसकी संभावना काफी कम हो जाए। इस पुल के निर्माण के पीछे चीन की मंशा भी साफ जाहिर है, जिसे 2020 में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं ये साफ है कि पैंगोंग में चीन का ये पुल सितंबर 2020 में पैंगोंग झील के दक्षिणी तट में कैलाश की चोटी पर कब्जा करने के भारतीय सेना के आक्रामक कदम का सीधा जवाब है। उस समय चीनी सैन्य तैनाती को भारतीय सेना से काफी खतरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों से सैनिकों को वापस लाकर झील के आसपास के इलाके में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा था। पेंगोंग लेक को जो ब्रिज करेगा दोनों तरफ से, ये उनको सहूलत देगा जो उनकी बैटलफील्ड मोबिलिटी है वो टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पर, जहां पर चाइनीज को जो पीएलए है, पीपल लिबरेशन आर्मी, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एजिलिटी मिलती है कि एक साउथ बैंक से नॉर्थ बैंक से ट्रूप्स मूव कर सकें, लॉजिस्टिक्स मूव कर सकें, मेडिकल केयर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन वगैरह के लिए मूव कर सकें। क्योंकि पहले उनको पूरा वापस जाके रेडॉक जाना पड़ता था, फिर इस तरफ आना पड़ता था, तो ये डिवाइड्स हो जाती थी। एक फिजर था कमांड कंट्रोल के लिए भी, वो भी आसान हो जाता है इनके लिए। तो ये चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना को ये समझना चाहिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से चाइना जो स्ट्रेटेजिक सिग्नल भेज रहा है वो ठीक नहीं है कि जो इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो एलएसी पे जो ये ब्रिज बना रहा है, तो ये जो है चाइना को थोड़ा सा नहीं पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं यहाँ पर उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमको सोल्यूशन चाहिए, उनको भी सोल्यूशन चाहिए, दोनों को सोल्यूशन चाहिए, दोनों मिलकर बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये जो ब्रिज
है ये उनको हेल्प करेगा टैक्टिकल लेवल पे, ऑपरेशन लेवल पे पीएलए को, और लॉजिस्टिक्स में और कैजुवैक में। इन हाई रिजोल्यूशन तस्वीरों में दिखाया गया है कि पैंगोंग लेक पर चीन का नया पुल उस क्षेत्र में चीनी सेना को बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगा और चीन को झील के किसी भी किनारे से सैनिकों को जल्द जुटाने की क्षमता देगा। नॉर्थ बैंक के सैनिकों को अब अपने बेस तक पहुंचने के लिए पैंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सफर अब करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। भारत सरकार भी मानती है कि चीन का ये पुल लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब है। The government has also stepped up border infrastructure, including the construction of roads, bridges, etc., which have provided much needed connectivity to the local population along the border. ये पहली बार नहीं जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत सामने आते ही रहते हैं। पिछले कुछ महीनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख की सीमा तक चीन ने इस तरह के कई निर्माण कार्यों की न सिर्फ शुरुआत की है बल्कि उन्हें पूरा भी किया है। पैंगोंग त्सो पर बन रहा ये पुल चीन के असली इरादों को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि उससे हमेशा खबरदार रहने की सीख भी देता है। अंकित कुमार, आज तक। हर पार्टी टिकट के बंटवारे के दांव में फंसी हुई है। एसपी ने दिग्गजों को पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन यहां भी अब हाफ टिकट का खेल चल रहा है। हर सीट पर एक से ज्यादा उम्मीदवार दावे कर रहे हैं। अखिलेश अभी तक दूसरी लिस्ट जारी नहीं कर पाए हैं, वहीं पहली लिस्ट में भी घमासान तेज हो गया है। समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो इसका खामियाजा गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी में अखिलेश जयंत साथ हैं, लेकिन अब जाट नाराज हैं। जिस मुस्लिम और जाट को साथ लेकर एसपी पश्चिमी यूपी में झंडे गाड़ने का प्लान बना रही है, वहां अब जाट समुदाय के लोग टिकट की अनदेखी को लेकर भड़के हुए हैं, जिसका आगाज मेरठ से हो चुका है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एसपी आरएलडी के उस फॉर्मूले ने यहां की सियासत को गरमा दिया है। जाट नेता भी आरएलडी से नाराज होते दिख रहे हैं। मेरठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राहुल देव ने आरएलडी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं जाट महासभा ने भी मेरठ की सभी सीटों पर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हम ऐलानिया कहते हैं, चेताना चाहते हैं गठबंधन के बड़े नेताओं को कि अगर जाट जैसी स्वाभिमानी कौम का अपमान होगा तो जाट इसको परोक्ष और परोक्ष रूप से आपको खामियाजा जाट लैंड में उठाना पड़ेगा। हमें चाहे नोटा दबानी हो, हम गठबंधन को वोट नहीं देंगे। मुजफ्फरनगर का खेल मेरठ से बिल्कुल उल्टा है, जहां 6 में से 5 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी करीब 38% है। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को टिकट से दूर रखने की अखिलेश जयंत की रणनीति मुस्लिम समुदाय के लोग हजम नहीं कर पा रहे, यानी मुस्लिम और जाट में टिकट का बंटवारा अब एसपी आरएलडी गठबंधन के गले की फांस बन गया है। हालात ये हैं कि कांग्रेस से एसपी में शामिल हुए इमरान मसूद को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जबकि वो सहारनपुर देहात से मौजूदा विधायक है। ऐसे में इमरान मसूद का दर्द सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। दुआ कर अल्लाह से बहुत बना लिया। अरे दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, मुझे पैर पकड़वा दिए। जाट और मुस्लिम के इस पूरे खेल आंकड़ों के जरिए समझते हैं। यूपी में जाटों की आबादी करीब 4% है, जबकि पश्चिमी यूपी में 17%। मुस्लिम आबादी यूपी में भले ही 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में 32%। एक वक्त था जब चौधरी चरण सिंह ने मुस्लिम और जाट का समीकरण बनाकर सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आरएलडी और एसपी के वोट बैंक को गहरा झटका लगा। मुस्लिम और जाट वोटर अलग हुए तो ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। पश्चिमी यूपी में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया। यही वजह है कि टिकटों के ऐलान के बाद भी बीजेपी कायराना से लेकर तौकीर रजा जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। मुझसे कहा था कि सरकार बनने के बाद हमारा पहला फैसला होगा
कि हम बटला हाउस इनकाउंटर की जांच कराएंगे। अगर बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करा ली होती, दुनिया को पता चल जाता कि जो मारे गए वो आतंकवादी नहीं थे, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए उस एनकाउंटर में, उनका कत्ल हुआ, उनको भी उनकी पुलिस ने मारा था, जांच नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस का मनोबल टूटेगा। पुलिस के मनोबल की उन्हें ज्यादा परवाह थी, हमारे मनोबल की, 20 करोड़ मुसलमानों के मनोबल की परवाह नहीं थी। हमारे बच्चों को इस तरह अलल ऐलान आतंकवादी कहकर मार डाला गया। आतंकवादियों को शहीद बताना ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ये प्रयास किया है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। सलमान खुर्शीद जी ने भी उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्षा के लिए यही कहा था। बीतती तारीखों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी समर दिलचस्प होता जा रहा है। पहले ऐलान हुआ कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से नहीं गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब खबर है कि अखिलेश यादव भी अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अखिलेश गुन्नौर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवाती है। लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अब पहले से ज्यादा धारदार हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा मारक हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा भीषण हुआ है यूपी का चुनाव, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि इस समर के दो सबसे बड़े योद्धा चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे। सूत्रों से खबर है कि अखिलेश यादव इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज या आजमगढ़ से अखिलेश लगाएंगे दांव, मगर ये तय हुआ है कि वो लड़ेंगे चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। इस बार का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि इस बार अखिलेश न सिर्फ पूरे चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि पूरे चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी को परास्त करने की हुंकार भर रहे हैं। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता, कितने भी दिल्ली वाले आए। अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। यही जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बना रहे और उसका फायदा भी पार्टी को मिले, इसके लिए अखिलेश को चुनावी समर में उतरना ही पड़ेगा। दरअसल अखिलेश के इस फैसले के पीछे बीजेपी खेमे का बड़ा दबाव है, क्योंकि सीएम योगी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का मैदान से बाहर रहना नैतिक रूप से पार्टी का मनोबल कम करने वाला कदम होता। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया। लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। सीएम योगी अपने गृह नगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह नगर सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश भी किसी ऐसी ही सीट पर दांव आजमाना चाहेंगे जो सुरक्षित लगे। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया,
अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी और इस भय से वे लोग उससे काफी दूर दूर तक वे देखने को नहीं। वैसे तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा और खुद सीएम पद के लिए निर्विवाद दावेदार, लेकिन यूपी के सिंहासन के लिए छिड़ी चुनावी जंग में वो सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने को अब तैयार है। आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं। 2019 में वो इस सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने पार्टी का चुनावी अभियान अकेले दम पर संभाला था। हालांकि 2017 में भी वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। मार्च 2012 में महज 38 साल की उम्र में अखिलेश पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि तब भी वो चुनावी मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार साल 2000 में हुए उपचुनाव में वो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अखिलेश समझ चुके हैं कि लड़ाई बड़ी है और अगर कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस तक लड़ने का मादा फूंकना है तो ये काम दूर से नहीं, खुद मैदाने जंग में उतरकर ही होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। सत्ता के युद्ध में हर चाल जायज होती है। यहाँ राजनीति के धुरंधर सिर्फ जीत के लिए समर में उतरते हैं और हर वो दांव आजमाते हैं जो उन्हें जीत दिलाए। ऐसा ही एक दांव बीजेपी ने आजमाया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन यहाँ भी टिकट को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि जिस सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं उस सीट पर रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे की फील्डिंग कर रही हैं। आइए समझते हैं अब अपर्णा यादव की सीट में हाफ टिकट का खेल। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। भारतीय राजनीति में किसी नेता का एक दल से दूसरे दल में जाना बहुत सामान्य सी बात है और चुनावी मौसम में तो और भी सामान्य सी बात है, लेकिन ये सामान्य सी तस्वीर नहीं है। समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी बीजेपी में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू शामिल हो गई। इस ऐलान के साथ कि उन्हें बीजेपी की नीति पसंद है, इस भरोसे के साथ कि वो बीजेपी को और आगे ले जाएंगी। मैंने हमेशा से राष्ट्र को अपना धर्म माना है और मैं हमेशा राष्ट्र के लिए ही अपने कोई भी चीज निर्णय लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरी एक नई पारी है। मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूँ और बस मैं यही कहूंगी सभी से कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बहुत प्रभावित हूँ और उनकी जितनी भी नीतियां हैं महिलाओं के लिए, उनके स्वावलंबी जीवन के लिए, उनके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, ये मुझे नैतिक रूप से बहुत भाती है। लेकिन कहा ना, ये सिर्फ एक नेता का दूसरे दल में शामिल हो जाना नहीं है, बल्कि इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी संदेश दे रही है कि समाजवादी पार्टी के परिवार में ही एका नहीं है। बीजेपी संदेश दे रही है कि अखिलेश अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश क्या संभालेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं
बीजेपी अपर्णा के बहाने अखिलेश पर निशाना साध रही है और अखिलेश बैकफुट पर हैं। कह रहे हैं बहुत समझाया उन्होंने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी, मगर अपर्णा को समझ नहीं आया। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। आपको बता दें कि अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। जीव आश्रम नाम का एक एनजीओ चलाती हैं। मैनचेस्टर से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति की पढ़ाई की है और लखनऊ कैंट से चुनाव लड़कर रीता बहुगुणा जोशी से हार चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपर्णा लखनऊ कैंट से ही एक बार फिर चुनाव लड़ेंगी? ऐसा संभव होता फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी इसी सीट से अपने बेटे को चुनावी समर में उतारना चाहती हैं। देखिए, वो 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और बहुत ह्यूजली पॉपुलर हैं उस क्षेत्र में, तो ये बात सच है कि इट इज हिज राइट टू आस्क फॉर ए नॉमिनेशन। उनका अधिकार बनता है, उन्होंने सीट मांगी है। पर जब ये विषय आया तो मैंने कहा कि अगर ऐसे ही है तो मैं अभी भी रिजाइन कर सकती हूँ। अपर्णा यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये तो बाद में मालूम चलेगा, मगर बीजेपी की चाल से साफ है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अखिलेश के खिलाफ तो उनका खुद का ही परिवार है। वैसे अखिलेश के साथ आकर टिकट की चाह रखने वाले इमरान मसूद भी डमाडोल वाली स्थिति में आ गए हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये समय की गोद में है। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो सकती है कि जिन राधा मोहन अग्रवाल का गोरखपुर से टिकट कटा है और जिनकी जगह योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन पर समाजवादी पार्टी डोरे डाल रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि राधा मोहन दास अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उसी सीट से समाजवादी बनकर चुनाव लड़ें। मतलब ये कि अभी कई जोड़ तोड़ देखने के लिए मिले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस की सबसे बड़ी आस अभी सत्ता के मैदान में पंजाब में लगी हुई है, जहां आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बता दिया। अकाली दल सुखबीर बादल को अपना चेहरा बताता है, लेकिन पंजाब में घर की लड़ाई ऐसी है कि कांग्रेस को चन्नी और सिद्धू और सुनील जाखड़ ये नाम सामने आ रहे हैं, जिनको लेकर अब कयास कई लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन होगा सब पर भारी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से दो शिकार किए। भगवंत मान को सीएम चेहरा बनाकर 2017 की गलती को दुरुस्त किया और बारात का दूल्हा कौन वाले सुलगते सवाल को कांग्रेस के पाले में फेंक दिया, जहां पहले ही मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए घमासान मचा है। कांग्रेस को इस दांव के चक्कर में 3 चेहरों का भांगड़ा करना पड़ता है। हमारी पार्टी के मुखिया सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हैं। हमारी सरकार के मुखिया और चेहरा सरदार चरणजीत सिंह चन्नी हैं। 2 बेहतरीन अपने अपने क्षेत्रों में निपुण काबिल लायक लोग, और हमने ये कहा है कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। तो जिस कांग्रेस ने पिछला चुनाव अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा और जीता, वो कांग्रेस इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कहकर घर का झगड़ा छिपाने में लगी है, जबकि पार्टी की तरफ से जारी एक वीडियो पंजाब कांग्रेस में असंतोष और गुटबाजी की बड़ी वजह बन गया है। 36 सेकंड के जिस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, उसमें बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि असली मुख्यमंत्री वही होगा जिसे अपनी दावेदारी का प्रचार न करना पड़े। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेकर आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद जिस तरह से चन्नी की इमेज को चमकाया गया, उससे अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से पंजाब के सीएम की उम्मीदवार की घोषणा माना गया।
लेकिन इस वीडियो ने पार्टी में सीएम उम्मीदवारी पर मची किचकिच की आग में घी डालने का काम किया और पार्टी नेताओं को सफाई पर सफाई देनी पड़ी। चेहरा है, नवजोत सिद्धू जी भी चेहरा है, कैंपेन के चरणजीत सिंह चन्नी जी भी चेहरा है, सुनील जाखड़ जी भी है, हर पंजाबी हम लोगों के लिए चेहरा है। ये कलेक्टिव लीडरशिप है। कांग्रेस जो 3 बड़े राज्यों में ही सत्ता बचा सकी है, उसके लिए पंजाब में सत्ता कायम रखना सबसे बड़ी चुनौती है। दलित चेहरे के तौर पर चन्नी को सीएम बनाकर दांव तो खेल दिया गया, लेकिन अड़े हुए सिद्धू के आगे अब घोषित रूप से चन्नी को चेहरा बनाकर उतारना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू हो सकता है कि पीछे हट जाए, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए पीछे नहीं हटेगा। सत्ता के लिए चेहरों का यही संघर्ष पार्टी के गले में हड्डी बन गया है। सुप्रिया भारद्वाज के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।